हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा अब हम करेंगे का 97वां भाग। ये लोग अब किसी के भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। सच्चाई तो यह है कि अब इन लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं बचा है। अब सीधे से बस ये बता दीजिए कि ईशानी आंटी कहाँ है। सबको किनारे करते हुए शिवम अनन्या के सामने आकर खड़ा हो गया। अनन्या ने गुस्से में शिवम की तरफ देखा। मैं अपना सवाल नहीं दोहराऊंगा। अगर आपने तुरंत नहीं बताया तो फिर मैं क्या करूंगा, वह आप सोच भी नहीं सकती हैं। अब तक आपने सबके सोचों से परे काम अंजाम दिया है, तो जाहिर सी बात है मैं भी आपका ही बेटा हूँ। शिवम के शब्दों की मजबूती और उसके खतरनाक तेवर, जो कि उसकी आंखों से छलक रहे थे, देखकर अनन्या अंदर तक कांप गई। ईशांत मलिक ईशानी को लेकर होटल मून में आया है, अनन्या ने बताया। रूम नंबर बताइए, शिवम ने अगला सवाल किया। 112, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनते ही शिवम ने वहां से रणविजय और आदित्य को चलने का इशारा किया। शिवम, मेरी बात तो सुनो, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ओह रियली मम्मा? मम्मा कहते कहते शिवम रुक गया। मुझे तो अब आपको माँ कहने में भी सोचना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। वही अनन्या शिवम की बात सुनकर हैरान रह गई। शिवम के लिए? पर क्यों भाभी? शिवम को किस चीज की कमी है? अनन्या की बात अभी तक आदित्य को समझ में नहीं आई थी। आदित्य की 2 बेटियां ही थी, आज नहीं है तो कल होगी। आखिर कल तो ये सब कुछ रणविजय की बेटी का ही न होने वाला है, अनन्या ने तीखे से कहा। उसकी बात पर आशुतोष ने बड़े अफसोस से उसकी तरफ देखा। दुनिया में पैसों से ज्यादा प्यार की कीमत होती है, और खैर अफसोस तुम ये बात नहीं समझोगी। चलो रणविजय, हमें ईशानी को लाना है। इसका मैटर तो अब कोर्ट ही सुलझाएगा। इसको बांधकर किसी कोने में डाल दो, आशुतोष ने अपने गार्ड को ऑर्डर किया। सब कोई एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लगे। नहीं आशुतोष, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अनन्या चिल्लाई, जबकि साधना जी बेड के एक कोने में बैठी हुई चुपचाप रो रही थी। कर नहीं सकता, लेकिन कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। तुम्हारी कई गलतियाँ, कई गुनाह मैंने माफ कर दिए हैं, जो कि तुमने मेरे साथ किए थे। यहाँ तक कि मैंने दिल से शिवांगी को अपनाया, लेकिन इस गुनाह को मैं माफ नहीं कर सकता। तुमने हमारे परिवार की जड़ ही हिला डाली है, आशुतोष ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए कहा। आशुतोष की आंखें भरी हुई थी। दरवाजे पर अधिराज जी खड़े थे। उन्होंने आशुतोष के कंधे पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ डैड, मैंने इस घर की बर्बादियों का दरवाजा बंद किया है। अब मुझे खुशियों को आने देने के लिए दरवाजा खोलना है। जाने दीजिए, आशुतोष ने अपने आस्तीन में अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा। अधिराज जी ने आशुतोष को सीने से लगा लिया। आशुतोष ने रणधीर जी के सामने हाथ जोड़ दिए। रणविजय भी वहीं पर था, उसकी भी आंखें भरी हुई थी और गला भारी था। रणधीर जी ने आशुतोष के बंधे हुए हाथ खोलकर उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम मेरे बेटे हो और मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम लोग जाओ, इन दोनों को हम लोग देख लेंगे। शिवांगी को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, रणधीर जी ने कहा। पर शिवांगी है कहाँ? आशुतोष ने इधर उधर देखते हुए पूछा। शिवांगी को अंजलि और नव्या ले गई हैं, सब बच्चों के साथ वे लोग रानावत पैलेस में है। अच्छा है ये सब बातें नहीं पहुंचेगी और उनके यहाँ आने से पहले हम इन्हें कहीं और शिफ्ट कर देंगे, अधिराज जी ने बताया। ये समय ऐसा था जिस समय किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या कहें। सब धोखे से टूटे हुए थे, लेकिन अपने आप को मजबूत दिखाकर दूसरे का सहारा भी बनना चाहते थे। यही तो होती है परिवार की ताकत, जिसके आगे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं टिक पाता। परिवार के लोगों की मजबूती की ताकत देखकर उस तूफान की हिम्मत भी टूट जाती है। अधिराज जी की बातों को सुनकर आशुतोष ने हाँ में सिर हिलाया और एक नज़र शिवम पर डाली। शिवम ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसको टूटते हुए देखकर उसके पापा और ज्यादा टूट जाए। अधिराज जी ने रणधीर जी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उनके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था।
रणधीर जी ने और अधिराज जी ने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपनी दोस्ती की इस जोड़ी को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। क्या करना है अब इन दोनों का? अधिराज जी ने रणधीर जी से पूछा। इन लोगों के वापस आने से पहले इन दोनों को फार्म हाउस भिजवा दो। जरा हम भी तो देखते हैं पूरी जिंदगी ये लोग कितना पैसा उड़ा सकती हैं। रणधीर जी ने व्यंग से कहा। तू नहीं सुधरेगा, अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा। चल अब उधर देखते हैं, आज तो बाढ़ आने वाली है। रणधीर जी ने उन्हें नैना जी की तरफ इशारा किया। नैना जी ड्राइंग हॉल में सोफे पर बैठी रो रही थी। अधिराज जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अधिराज जी का सहारा मिलते ही वो और फूट फूट कर रोने लगी। गलत बात है भाभी, आज बरसों के बाद पहली बार पोती घर पर आई है और आपकी बहू भी आने वाली है, और आप इसी तरह से रोते हुए उनका स्वागत करेगी? रणधीर जी ने नैना जी से पूछा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई साहब, नैना जी ने रोते हुए कहा। हिम्मत नहीं हो रही तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। ये क्यों नहीं सोच रही कि अकेले अंजलि से कुछ नहीं होने वाला? हिम्मत करके खुद भी खड़ी हो और सबको हिम्मत दो। तुम इस परिवार की धुरी हो। अधिराज जी ने नैना जी को समझाया। अधिराज सही कह रहा है भाभी, ये दोनों घर आपके ही बल पर चलते हैं। हमारे चारों बच्चे आपके दिए हुए ही संस्कारों पर पले हैं और चारों आपके ही आगे पीछे घूमते हैं। अब आपको ही फिर से आगे बढ़कर सब कुछ संभालना है। अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो आशुतोष, शिवम को कौन संभालेगा? और आपको दुखी देखकर रणविजय भी आगे बढ़कर अपने जीवन की खुशियां नहीं समेट पाएगा। वो तो पहले ही आत्मग्लानि में जी रहा है। जब से उसे पिछला सब कुछ याद आया है, वह एक रात भी नहीं सोया। पूरी रात उसने रोते हुए ही गुजारी है। रणधीर जी ने बताया। जानती हो नैना, इंडिया आने से पहले रणविजय ने मुझसे फोन करके पूछा था कि मैं किसको सजा दूं अंकल। सब तो मेरे अपने ही है, सजा चाहे किसी को भी मिले, दर्द तो मुझे ही होगा ना। इससे अच्छा है कि मैं ही इस दर्द को समेटे हुए यहीं पर रह जाऊं। तब मैंने उससे कहा था कि गलत करने से ज्यादा गलत सहने वाला होता है। गलत सहकर हम गलत करने वाले को बढ़ावा देते हैं। तब वह इंडिया आया और जब तुम इस तरह से करोगी तो वह अपने आप को अपने भाई के घर के टूटने का जिम्मेवार समझने लगेगा। अधिराज जी ने कहा। नहीं नहीं, मेरा रणविजय इन सब चीजों का जिम्मेवार नहीं है। इन सब चीजों का जिम्मेवार तो सिर्फ अनन्या और साधना भाभी हैं। अपने स्वार्थ में डूबकर इन दोनों ने ही हमारे परिवार की खुशियों को बर्बाद किया है। मेरे किसी भी बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। न ही रणविजय, न ही आशुतोष और न ही शिवम। क्या अनन्या के सिर्फ ये कह देने से कि उसने ये सब कुछ शिवम के लिए किया है तो मेरा शिवम जिम्मेवार हो जाएगा? नहीं नहीं, ये सब कुछ अनन्या ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है। नैना जी जल्दी से बोली। तो फिर उठो और अपने बच्चों की खुशियों का स्वागत करो। अधिराज जी ने कहा। आपकी बातों ने तो हमारी सारी परेशानी ही हल कर दी भाभी। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं शिवम और रणविजय को क्या कहकर समझा सकूंगा, पर आपने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। सबको आत्मग्लानि से निकालना अब आपका काम है। हम लोगों से जो मदद हो सकेगी हम करेंगे, पर हमारा कोई बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए। अब हम खुशी खुशी खुशियों का स्वागत करेंगे। रणधीर जी की बात सुनकर नैना जी ने हाँ में सिर हिलाया और आंसू पूछते हुए उठकर खड़ी हो गई। अब जल्दी से इन दोनों को यहाँ से ले जाने का इंतजाम कीजिए। मैं इन दोनों को अब एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं रानावत पैलेस में जाकर ईशानी के स्वागत की तैयारी करती हूँ। नैना जी दरवाजे से निकलती हुई बोली। चल भाई, ये तो लग गई अपने काम पर, अब हम भी अपने काम पर लग जाते हैं। एक गहरी सांस छोड़ते हुए दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। क्या रणविजय को ईशानी मिल सकेगी? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।